हेलो दोस्तों, वेलकम टू विजडम क्लासेस। विजडम क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं हिम्मत सैन आपका स्वागत करता हूं। और आज की जो अपनी अपडेट होगी, जो नई वैकेंसी की जो अपडेट होगी, वो मैं आपके लिए लेके आया हूं रेलवे ग्रुप डी की, जो बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। देखें तो 32,438 पोस्ट है इस वैकेंसी में। और बहुत से स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि ये जॉब प्रोफाइल कैसी है, अपन को कौन से जोन से फॉर्म भरें या कौन से जोन से फॉर्म नहीं भरें, ठीक है। या कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें इतनी सारी पोस्ट है। तो पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, और फॉर्म भरने से पहले उसकी अपन को अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए मैं बहुत स्टूडेंट्स की डिमांड पे मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ कि कौन कौन सी पोस्ट रहेगी, कौन कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस अच्छी रहेगी, किस किस जोन से हमें फॉर्म भरना चाहिए, कौन सा जोन हमें स्किप करना चाहिए, ठीक है। और शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे जितने 14 टाइप की पोस्ट है अपने ग्रुप डी में, इस बार ध्यान से सुनना कितने टाइप की है। 14 टाइप की अपनी ये पोस्ट है, और 14 जोन में वैकेंसी है। और टोटल वैकेंसी कितनी है तो आपको पता होना चाहिए, 32,438 पोस्ट है अपने रेलवे ग्रुप डी में, ठीक है। तो बिना वक्त को जाया किए सबसे बड़ी वैकेंसी जो है अपनी इंडिया की अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत, और यकीन मानो 8वां वेतन आयोग जब भी आएगा ये वैकेंसी ग्रुप डी नहीं रहेगी, ठीक है। नाम सिर्फ ग्रुप डी रहेगा, और इसके वेतन में, इसकी सैलरी में बहुत ही बड़ा इंक्रीमेंट होने वाला है। तो बिल्कुल भी इसको हल्के में ना ले वैकेंसी को, और सीरियसली इसका फॉर्म भरते वक्त ये ध्यान रखिए कि ये मौका अपने हाथ से जाना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, देखो सबसे बड़ी बात है कि अपने ये फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, क्यों? क्योंकि ये आज 4 फरवरी हो चुकी है, और 22 जनवरी से ये नोटिफिकेशन जो पब्लिश हो गया था। और इसके फॉर्म कब से स्टार्ट हुए हैं? इसके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं तो आपको ध्यान रखना है आपको कि फॉर्म कब से स्टार्ट हुए? 23 जनवरी 2025 से। किससे? 23 जनवरी 2025 से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और कब तक फॉर्म चलेंगे तो इसकी लास्ट डेट कौन सी है? तो 22 फरवरी 2025 तक इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी देरी नहीं कीजिए। और कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है आपको, तो एक बार कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, और बाकी सारी जो डिटेल्स है वो मैं आपको आज के सेशन में कंप्लीट बता दूंगा, ठीक है। तो देखो, ये जो फॉर्म स्टार्ट है, क्लोजिंग कब से होगी? 22 फरवरी को क्लोजिंग हो जाएगी इस फॉर्म की। इससे पहले पहले आपको फॉर्म फिल करना है। और अगर क्लोजिंग डेट के बाद में अगर आप फी पेमेंट करना चाहते हैं तो वो दे रखा है 23 फरवरी 2025 से लेकर 24 फरवरी 2025 तक भी आप फॉर्म फी पेमेंट कर सकते हो, फीस जमा कर सकते हैं, ठीक है। उसके आगे जो अपने, देखो सबसे बड़ी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि सर, अब जैसे जो नोटिफिकेशन देखा, अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखा, उसमें तो बहुत सारी वैकेंसी इधर उधर बिखरी है। आपके लिए मैंने बहुत ही पूरी की पूरी वैकेंसी को, हर जोन की कितने जोन में वैकेंसी आई है तो आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि 14 जोन में ये ग्रुप डी की वैकेंसी आई है। कितने जोन में? 14 जोन में। कौन कौन से 14 जोन है और हर एक जोन में कितनी वैकेंसी है, ये पूरे के पूरे आपको घटते क्रम में मैंने आपको इसमें बता दिया है। तो कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। जैसे मुंबई में कितनी वैकेंसी है? तो मुंबई में टोटल वैकेंसी है 7,916। उसके बाद में दिल्ली जोन में वैकेंसी है 4785, फिर है 2861, फिर 2694 चेन्नई में है, गुवाहाटी में 2048 है। उसके बाद प्रयागराज, सिकंदराबाद, जबलपुर और जयपुर, ठीक है, इनमें भी अलग अलग वैकेंसीज आई है। तो एक बार इसको आप ध्यान से देख लीजिए, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी वीडियो का ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो अपनी इंफॉर्मेशन होगी, जो आपके लिए सबसे बड़ा मेजर रोल क्या होता है? सैलरी का। सर, नाम तो डी ग्रुप है लेकिन इसमें सैलरी कितनी रहेगी? क्योंकि दिक्कत यहाँ होती है कि जैसे इसमें बेसिक पे, इनिशियल पे आपको 18,000 दिखता है, तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स का क्या होता है, मन खट्टा हो जाता है कि नहीं 18,000 की क्या सैलरी। लेकिन जैसे इसमें बहुत, रेलवे में एक चीज़ का बहुत फ़ायदा होता है कि इसमें डीए, जैसे जैसे डीए मिलता है, इसमें बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, उनको मिलके कम से कम 32,400, जो लगभग 32-33 हज़ार सैलरी इसकी हो जाती है, ठीक है। अगर आप जैसे कोई सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनसे भी पूछ सकते हैं, तो ओनली 18,000 तो इसमें इनिशियल पे रहेगा। और बहुत सारे अलाउंसेस रेलवे के होते हैं, ठीक है। वो रूम अलाउंसेस होता है, होम अलाउंसेस जिसको बोलते हैं, ठीक है, महंगाई भत्ता भी होता है। ये सारे सारे मिलके आपके 30 से 35 हज़ार की सैलरी अभी के अकॉर्डिंग, 7वें वेतन आयोग लगने के बाद तो ये सैलरी कम से कम 45 से 50 हज़ार जाएगी। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी आप
अवॉइड नहीं कर सकते। उसके बाद में जो नेक्स्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा, जैसे इसमें एज क्राइटेरिया क्या रहता है, एज लिमिट क्या है सर। तो इसमें अगर रेलवे डी ग्रुप का आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसमें एज लिमिट जो 18 से लेके 33 ईयर्स तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, इस एज के बीच में आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। और अगर आप अगर जैसे 18 से 36, ये 36 क्या है, इसमें 3 साल की जैसे एज क्राइटेरिया में जो छूट होती है, आपको एग्जम्पशन दिया जाता है कैटेगरी वाइज, तो आप 3 साल की जैसे छूट लेके 18 से लेके 36 साल तक इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस वैकेंसी के अकॉर्डिंग क्या रहने वाली है। तो एजुकेशन वैसे बेसिकली आप अगर इसको पढ़ो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देखो वैसे 10th पास भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और क्या होता है, जिसे आईटीआई जो होता है, आईटीआई जो होता है वो ट्रेड में जैसे अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग इसमें क्वालिफिकेशन मांगी है। जैसे किसी ट्रेड में आईटीआई मांग ली इन्होंने, जैसे इलेक्ट्रिकल से, डीजल से, ठीक है। और कोई कोई बेसिक पोस्ट है उसमें ओनली 10th पास या 12th पास, यानी मतलब पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें मांगा है। वो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाके एक बार देख सकते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको भी पता है कि रेलवे जो फीस रहता है, जैसे नॉर्मल जो होते हैं, जैसे ऑल कैंडिडेट्स के लिए कैटेगरी वाइज अगर बात करें अपन, तो कितनी फीस है, 500 रुपये फीस है। कितनी है, तो रेलवे 500 रुपये का चालान आपसे लेगा, मतलब 500 रुपये का आपको फी पेमेंट करना है। लेकिन जैसे ही आप एग्जाम अटेम्प्ट करते हो, एग्जाम में अटेम्प्ट हो जाता है आपका, है ना, एग्जाम दे देते हो, फिर 400 रुपये वापस आपके रिफंड रेलवे कर देता है। इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखना, 500 रुपये लेंगे लेकिन 400 रुपये वापस आपके रिफंड हो जाते हैं। दूसरी बात, अगर पीडब्ल्यूबीडी है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है या एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट्स हैं जो इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, उनकी फीस क्या रखी गई है, तो उनकी फीस रखी गई है 250। और ये 250 की 250 250 पूरी की पूरी वापस आपकी रिफंड होगी। बताइए, है ना बहुत मज़ेदार बात, ठीक है। दूसरी बात देखो इसमें क्या है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहता है, रेलवे का रिक्रूटमेंट प्रोसेस यही रहता है। सबसे पहले होता है सीबीटी, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद में होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अब ये क्या होता है, इसमें क्या क्या अपन को क्वालिफाई करना है, क्या क्या स्टेप अपन को फॉलो करने हैं, वो सारी डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में बता दूंगा। उसके बाद में होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर आपको मेडिकल में कोई प्रॉब्लम है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट प्रेफरेंस पढ़ना है। और लास्ट में मैं आपको इस वीडियो के एंड में पोस्ट प्रेफरेंस जो मेरे अकॉर्डिंग है ना, वो पोस्ट प्रेफरेंस भी बताऊंगा, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद में अब सिलेबस क्या होगा, 1 नंबर का 1 मार्क होता है, ठीक है। दूसरी बात, कितने एग्जाम ड्यूरेशन कितनी रहती है इस एग्जाम में, तो 90 मिनट, ठीक है। जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के भी 25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे, 30, और 20 जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के। ऐसे कितने क्वेश्चन होंगे टोटल, टोटल 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के इसमें होंगे। नेगेटिव मार्किंग, हाँ रेलवे नेगेटिव मार्किंग लेता है, नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें 1/3। अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक सही क्वेश्चन के मार्क भी आपके डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और है, मिनिमम परसेंटेज भी मांगता है कि इतने परसेंटेज तो आपके आने ही चाहिए। कितने, तो बात करते हैं जनरल की, जनरल की 40% आपको क्राइटेरिया है और 40% जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के आने ही चाहिए। दूसरी बात, ईडब्ल्यूएस के भी 40%, ओबीसी जो नॉन क्रीमिलियर होता है उसके लिए 30% क्राइटेरिया रखा है इन्होंने कि 30% मार्क्स आपके आने चाहिए, वरना आप वैसे ही कट ऑफ से बाहर हो। दूसरी बात, एससी का 30% और एसटी का 30%। देखो बिना कोई वक्त जाया करें मैं आपको वही चीज़ दे रहा हूँ, वही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ जो आपके लिए काम की है, ठीक है। दूसरी चीज़, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। देखो अगर आपने रिटर्न क्लियर कर लिया, पेपर आपका अच्छा हो गया, तो सबसे बड़ी बात होता है कि मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट, इनके लिए जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जो फिजिकल करवाते हैं, फिजिकल टेस्ट लेते हैं ये, ठीक है, वो उसके लिए क्या क्या होता है तो ध्यान रखना। मेल कैंडिडेट के लिए आपको 35 किलो का वजन उठाना है और 100 मीटर तक आपको रनिंग करनी है। और टाइम क्या है, टाइम सिर्फ 2 मिनट्स है। कितने मिनट है, सिर्फ 2 मिनट है। और उस 2 मिनट में आपको वेट को डाउन नहीं करना है और 35 किलो का वजन लेके क्या 100 मीटर तक रनिंग करनी है 2 मिनट में। दूसरी चीज़, अगर आपको जैसे डिस्टेंस 1000 मीटर की डिस्टेंस इन 4 मिनट एंड 15 सेकेंड, और रनिंग होगी आपकी, ओनली रनिंग होगी, वो होगी 1000 मीटर की, कितने, 4 मिनट एंड 15 सेकेंड में।
दूसरी बात, अगर फीमेल कैंडिडेट की मैं बात करता हूँ तो फीमेल कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा रिलैक्शन है कि आपको 20 किलो वजन तो लेके भागना ही पड़ेगा। चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, वजन तो लेके आपको भागना ही पड़ेगा। लेकिन बस कितना सा रिलैक्स मिला है इनको कि 20 किलो का वजन लेके 100 मीटर तक इन्हीं 2 मिनट में आपको भागना है, वन चांस में भागना है, वेट नीचे नहीं रखना है। दूसरी बात, 1000 मीटर की जो रनिंग है वो 5 मिनट और 40 सेकेंड में आपको कवर करनी है। ये हो गया इसका फिजिकल टेस्ट, ठीक है। दूसरी बात, आगे चलते हैं अपन। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जहाँ से ज़्यादातर स्टूडेंट्स की जो क्वेरी होती है, जो डाउट होता है, वो इन पोस्ट में रहता है। देखो एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, कितने जोन में वैकेंसी आई है, तो आपका आंसर होगा सर कितने जोन में आई है, 14 जोन में आई है। टोटल पोस्ट कितने टाइप की है, तो टोटल पोस्ट कितने टाइप की है, टोटल पोस्ट 40 टाइप की है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या रहता है कि सर पोस्ट तो चलो सुन लिया, फॉर्म भी भर देंगे 14, लेकिन रेलवे क्या करता है, प्रेफरेंस मांगता है कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस पे कौन सा पोस्ट भरोगे, सेकंड पे कौन सा भरोगे। उसके लिए आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि किस पोस्ट पे काम क्या है और किस पे कम कंपटीशन होता है, किस पे ज़्यादा। तो देखो, ये 14 की 40 पोस्ट मैंने एक साथ ही लिख दी है। आप एक बार इसके बारे में बताऊंगा मैं कि कौन सी पोस्ट में क्या काम होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। और बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस मेरे अकॉर्डिंग भी मैंने आपको भर दिए। चाहो अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ कंफ्यूजन है आपको, तो ये जो सीरीज मैंने बनाई है इसको भी आप फॉलो कर सकते हो। दूसरी बात, सबसे बेस्ट जो रेलवे डी ग्रुप में पोस्ट होती है वो होती है पॉइंट्समैन बी की। क्या होता है पॉइंट्समैन बी, देखो आपने देखा होगा, स्टेशन मास्टर होता है, स्टेशन मास्टर के साथ में एक असिस्टेंट के रूप में काम करता है, वो होता है पॉइंट्समैन बी। प्रमोशन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जिसको ओनली लाइफ रेलवे में ही अपनी लाइफ को बनाना है, अपने कैरियर को बनाना है, उसके लिए बेस्ट जॉब कौन सी होती है, डी ग्रुप में पॉइंट्समैन बी। उसके बाद में अगर समझ लो कोई ऐसे भी स्टूडेंट है कि हाँ अभी डी ग्रुप में, क्योंकि नौकरी बहुत ज़रूरी है, पहले गवर्नमेंट जॉब बहुत ज़रूरी है, इसके लिए अगर ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे रेलवे डी ग्रुप में तो लगना ही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आगे भी मैं किसी और डिपार्टमेंट में जाने की तैयारी करूँ, आगे भी मेरी स्टडी कंटिन्यू रखूँ, उसके लिए बेस्ट जॉब होती है वर्कशॉप वाली जॉब। जिनका वर्कशॉप में होता है, इनके एक तो फिक्स आवर होते हैं, इनकी फिक्स सैलरी होती है, वर्कलोड कम होता है, ठीक है। तो वर्कशॉप वाली जॉब को आप प्रीफर कर सकते हैं ऐसे स्टूडेंट्स जिनको आगे किसी और चीज़ की भी तैयारी करनी है। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल, डीजल, इनमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल रेलवे होता है उनमें जो इंजीनियर होते हैं उनके असिस्टेंट के रूप में काम करता है इलेक्ट्रिकल जो ट्रेनें चलती है उसमें। दूसरी बात, जो डीजल से चलने वाली ट्रेनें हैं उनका अलग सा स्टाफ रहता है, उनके लोको पायलट के साथ जो असिस्टेंट रहते हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरी बात, आगे क्या है, ये भी दोनों सेम वैकेंसी है, बस इसका काम वर्कशॉप का है और इसका जैसे ट्रेनों में है क्या है, असिस्टेंट टीएल एंड एसी। अब देखो आपने देखा होगा वर्कशॉप में जो बोगीज बनती है, जो मालगाड़ियाँ होती है बनती है वर्कशॉप में, है ना, उसमें लाइटिंग का और एसी का जो वर्क होता है वर्कशॉप में यहाँ से किया जाता है, ये पोस्ट वाले करते हैं, ठीक है। इसमें एक इंजीनियर होता है और उसके असिस्ट पे तौर पे अपन को ये जॉब करनी पड़ती है। दूसरी चीज़ ये होती है ट्रेनों में, जैसे कोई लाइटिंग इश्यू आ गई, कोई एसी में दिक्कत हो गई, तो उसके लिए जो वर्कर होते हैं वो असिस्टेंट टीएल एंड एसी होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल ट्रेनें में और ये कैरीज एंड वेकन, ये भी लगभग सिमिलर जॉब है। कैसे, इलेक्ट्रिकल जो ट्रेनें होती है उसमें जो भी ऑपरेशंस होते हैं इलेक्ट्रिकल रिलेटेड, ठीक है, उसमें जो इंजीनियर के साथ में जो एक असिस्टेंट रहता है वो असिस्टेंट ऑपरेशंस वाला जॉब होती है। और दूसरी बात, जैसे कोई भी बोगीज बनता है, कैरीज मालगाड़ियाँ बनती है, उनसे उनकी जो फैक्ट्री वगैरह होती है उनमें इंजीनियर के साथ में जो असिस्टेंट रहता है वो कौन सा होता है, असिस्टेंट कैरीज एंड वैगन। पटरियों पे आपने देखा होगा बहुत सारे पत्थर बिछाए जाते हैं, कोई इंसान नहीं बिछाते, वो मशीनों से बिछाए जाते हैं, उस मशीन पे काम करने वाले को बोलते हैं असिस्टेंट पी वे, ठीक है। और असिस्टेंट एस एंड टी बहुत ही मस्त जॉब है, ठीक है। सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन, मतलब ट्रेनों से रिलेटेड जो टेलीकॉम से रिलेटेड वर्क होता है, जो सिग्नल से रिलेटेड वर्क होता है वो कौन करते हैं, वो असिस्टेंट एस एंड टी करते हैं। ब्रिज पे उसका मेंटेनेंस करना, ब्रिज पे अगर ट्रेन जा रही है उसका पूरी तोड़ फोड़ हर चीज़ की ध्यान रखना, मतलब पटरियों का क्या करना, मैंने मेंटेनेंस करना, वो किसका काम होता है, वो असिस्टेंट ब्रिज का होता है। टीआरडी भी इसी में होता है, ठीक है। और ट्रैक मशीन, जो ट्रैक मशीन होती है, ट्रैक को आपने देखा होगा कई बार वो हथौड़े ले लेके ऐसे ट्रैकों को ठोकते जाते हैं, उनको इक्वल करते हैं, बराबर करते हैं, वो सारा सारा काम किसका होता है, वो ट्रैक मशीन वाले का होता है। और ये मेंटेनर होते हैं, ये इनके साथ होते हैं।
तो ये थी सारी की सारी पोस्ट की मैंने जानकारी आपको बता दी है। कोई दिक्कत है, कोई भी डाउट है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है आपको, या कुछ भी आपको और जानकारी लेनी है इसी वैकेंसी से रिलेटेड या किसी और वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, विजडम जॉब अलर्ट चैनल पे अगर आप नए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और ऐसे ही मैं आपके नई नई वैकेंसी की अपडेट लेता रहूँगा, ठीक है। तो कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी वीडियो को लाइक कीजिए, और कैसी लगी है आपको ये मेरी वीडियो, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू सो मच।